बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि जी सब भाई खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो सीन ऐसे है कि आज के दिन आपके पास रिस्क मैनेजमेंट सीरीज़ की आखिरी क्लास होने जा रही है। आज के दिन अगेन हम रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के हवाले से कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखेंगे और उनको अपने ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करने की ट्राई करेंगे। तो खैर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग के डिफरेंस के बारे में कि दोनों में आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जो बंदा स्पॉट ट्रेड करता है उसने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, जो फ्यूचर ट्रेड करता है उसने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो सर मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेजर मैंने मार्क किए हुए थे जिनके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से कि फ्यूचर ट्रेडिंग में आपने कौन से मेन पॉइंट्स को याद रखना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा था ऑलवेज यूज एसएल। अब कुछ बंदों के इससे इख्तलाफ हो सकता है क्योंकि ये मेरे पर्सनल पॉइंट्स हैं, पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको मैं फॉलो किया करता हूँ। तो आपको मैं वही सजेशन दूंगा कि जी इनको फॉलो आप कर सकते हो। क्या लाजमी नहीं है कि जी यही मार्केट में आप अप्लाई करोगे तो प्रॉफिट बनेगा। कुछ लोग ऐसे में जो ऐसे लगाते हैं वो प्रॉफिट बना रहे हैं, तो इससे इख्तलाफ आपका मुमकिन है। तो खैर हम बात कर लेते हैं कि जी कौन से पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑलवेज यूज एसएल। और कभी भी अपने एसएल को चेंज नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभार हम क्या करते हैं, हमने अपनी ट्रेड लगा दी, ट्रेड लगाने के बाद जैसे ही मार्केट हमारे एसएल के करीब आती है हम फ़ौरन क्या करते हैं, अपना एसएल चेंज करने वाली करते हैं कि हम एसएल चेंज कर देते हैं क्योंकि हो सकता है मार्केट हमारा एसएल हिट करे और वहाँ से अपसाइड निकल जाए। जो इस तरह की सोच होती है ना, वो आपके पास मार्केट में लॉस करवा दिया करती है। तो सबसे पहले इस तरह की सोच का बाहर निकालोगे जी एसएल जो आपने एक दफ़ा मार्क कर दिया है, चाहे सुनामी आ जाए अपने एसएल को चेंज नहीं करना। तो ये पॉइंट मस्ट आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, इसको तो लाजमी तौर पे याद रखना। अगर आप इस तरह एसएल चेंज करोगे भी ना, चाहे उससे मसला कुछ भी ना हो, आपका जो डिसिप्लिन एक चल रहा था ना वो ब्रेक हो जाएगा। तो मार्केट में जैसे डिसिप्लिन ब्रेक होगा तो थोड़ा सा मार्केट में नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेक एंट्री व्हेन यू फाइंड। अब काफ़ी दफ़ा इस तरह सिनेरियो होता है कि हम जिस तरह अपनी बात कर लूँ मैं, तो मेरी ज़्यादातर आदत है 4 आवर के ऊपर 1 आवर को एनालाइज करके तकरीबन अपनी ट्रेड को फाइंड आउट करता हूँ। कभी कभार क्या होता है, मार्केट 4 आवर के ऊपर 1 आवर के ऊपर कुछ ना कुछ हमें जोन क्लियर दे नहीं रही होती, कुछ ना कुछ ट्रेड का सेटअप बन ही नहीं रहा होता। तो इस तरह के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आवाम की करती है, वो चले जाएगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या 1 डे के टाइम फ्रेम पे, या 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम को उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। हालांकि मैं 4 आवर 1 डे को फॉलो किया करता हूँ, तो फिर भी आजकल हमें आदत पड़ गई है 1 आवर 2 आवर पे आने की, तो उसको भी हम मैनेज कर लेते हैं। हर आवाम क्या करेगी, अपना टाइम फ्रेम ही चेंज कर देगी। मिसाल के तौर पे कोई 4 आवर पे अगर ट्रेड करता था, उसको 4 आवर पे ट्रेड नहीं मिल रही और उसे ट्रेड करने के कुछ ना कुछ ज़्यादा मतलब महसूस हो रहा है, फीलिंग्स आ रही हैं, तो वो बंदा क्या करता है 30 मिनट पे चला जाए या 15 मिनट पे चला जाए। तो जब आप इस तरह से करोगे ना, तो आपका अगेन डिसिप्लिन ब्रेक हो जाएगा। मार्केट में जैसे आपका डिसिप्लिन ब्रेक होगा, उससे टाइम पे आपके नुकसान होने के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमेशा एंट्री आपने तभी लेनी है जब आपको बनते हुए नजर आए। जब आपको एंट्री नहीं मिल रही है तब मार्केट से अवॉइड करो। लाजमी तो नहीं कि आपने प्रॉफिट बनाना है। प्रॉफिट हो ना हो, पहली चीज़ होती है आपका लॉस लेना चाहिए। अगर लॉस नहीं हो रहा तो बहुत बेहतरीन है। तो इस चीज़ पे लाजमी ख्याल रखना कि कौन सा टाइम फ्रेम पे आपकी एक्यूरेसी है, कौन सा टाइम फ्रेम आपकी प्रैक्टिस है, उसी टाइम फ्रेम पे आपने अपनी ट्रेड बनानी है। ये नहीं कि जी आपकी प्रैक्टिस 4 आवर पे और आप जाकर ट्रेड ले रहे हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सिर्फ इस वजह से कि जी मेरा जल्दी से प्रॉफिट बन जाए। और वैसे ही बड़ा प्यारा कंसेप्ट है कि जी मार्केट में कोई स्कैल्पिंग का मंजन दे रहा होता है, कोई अपना हेज मोड का मंजन दे रहा है, कोई बंदा क्या कह रहा है कि जी स्विंग सेटअप्स हैं, कोई इंट्राडे है, तो पता नहीं कौन कौन से नाम मार्केट में आ गए हैं। तो इन सब में सिंपल सी एक बात मैं वजाहत कर दूं कि जी स्कैल्पिंग वगैरह हो गई, स्कैल्पिंग नाम हो गया, उसके अलावा क्या कहते हैं इसे, स्विंग ट्रेड हो गया, इस तरह के नाम मार्केट में एग्जिट नहीं किया करते। सिंपल सी चीज़ है, होल्डिंग एक अलग चीज़ है। बहरहाल ये स्विंग सेटअप दे देना, स्कैल्पिंग का नाम दे देना, ये इस तरह की चीज़ें मार्केट में नहीं हुआ करती। अब कुछ बंदों का क्या कहना है कि जी 15 मिनट में जाऊँगा ना तो मेरी वहाँ पे ना स्कैल्पिंग होगी। ठीक हो गया, सिंपल सी आपने यही सीखी होगी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपके पास स्कैल्पिंग हुआ करती है। भले कभी कभार इस तरह का सीन हो जाता है। अच्छा, ऐसे थोड़ा सा इशू हो रहा है मेरे ख्याल से नेट का। कभी कभार क्या सीन होता है कि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके ट्रेड लेते हैं और मार्केट हमें 5 मिनट के अंदर अंदर ही, तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर ही प्रॉफिट देके मार्केट बाहर निकल जाती है हमारे जोन के। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हो, मार्केट फौरन प्रॉफिट देके निकल जा रही है। कभी कभार ये ऐसा भी हो जाता है कि जी मार्केट 1 डे पे एनालाइज करके ले रहे हो ट्रेड और मार्केट 15 मिनट 10 मिनट में आपको प्रॉफिट दे देती है। तो चीज़ें तो दोनों सेम हो रही हैं, तो आपने उसको स्कैल्पिंग का नाम क्यों दे दिया, 1 डे के टाइम फ्रेम का अपने स्विंग सेटअप का नाम क्यों दे दिया। तो ये सिर्फ एक कोर्सेज बेचने के एक मंजर है और इसमें कोई इतना अच्छा खासा कंसेप्ट है नहीं कि जी स्कैल्पिंग कोई अलहदा चीज़ हो या स्विंग सेटअप एक अलहदा चीज़ हो। कभी कभार ऐसा भी सीन होता है कि हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके ट्रेड ले रहे होते हैं और मार्केट 2 से 3 दिनों से परफॉर्म ही नहीं करती। यकीन मानो, हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया, मार्केट उसी जोन पे साइडवेज हो जाएगी, मार्केट मूव ही नहीं देगी, मेरा टीपी हिट नहीं हो रहा। तो 1 डे के टाइम फ्रेम तो आप कह सकते हो स्विंग सेटअप है। भरा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम एनालाइज करके ट्रेड लेते हैं ना, तो मार्केट कभी कभार उसे परफॉर्म ही नहीं करती। तो आपकी स्कैल्पिंग किधर गई। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि जी मार्केट आपके 15 मिनट पे फौरन प्रॉफिट दे जाए। बहरहाल जिस बंदे को उस टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी का पता ही नहीं है, जिस बंदे को उसे प्रैक्टिस नहीं है, वो तो हरगिज ना जाए।
जो 4 आवर का बंदा है वो कभी 15 मिनट पे जाएगा, 5 मिनट पे जाएगा, नुकसान उठा बैठेगा, क्योंकि 15 मिनट को ट्रेड करना, 5 मिनट को ट्रेड करने के तरीके सब अलग हैं। तो इस चीज़ से हमेशा अवॉइड करना, जब सेटअप मिल रहा हो तभी अपने सेटअप पे ट्रेड करना है, अदरवाइज उसको ट्रेड करने से अवॉइड करो। तीसरी चीज़ आती है कि जी हमेशा अपने प्रॉफिट को और लॉस को उससे पहले, ट्रेड लेने से पहले कैलकुलेट करो। मिसाल के तौर के ऊपर मैं देखता हूँ कि जी मेरे बिटकॉइन के ऊपर कोई लॉन्ग की पोजीशन बन रही है, मैंने इसको लॉन्ग कर देना है। तो यहाँ पे देखता हूँ अगर नेट से चल गया हो, अच्छा मेरे ख्याल से वेबसाइट इशू कर गया, तो इसको हम रिलोड कर लेते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था अगर मैं बिटकॉइन को लॉन्ग कर रहा हूँ तकरीबन 63,000 से, मैं पहले सोचूंगा मेरा टीपी कहाँ पे है, और जो टीपी मार्केट में बन रहा है ना वही आपने लगाना होता है। अच्छा, यहाँ से करेंगे तो रिमूव हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो खैर है चलो। अच्छा, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैंने 12 पे ब्रेकआउट देखा, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मैंने यहाँ से लॉन्ग करना है, ठीक हो गया, हमें एग्जाम्पल लाइव बनते हुए मिल भी गई। अब मैंने देखा कि जी यहाँ से मुझे ब्रेकआउट मिल रहा है, मैंने यहाँ से बिटकॉइन को लॉन्ग कर देना है। अब रिट्रेसमेंट भी हो रहा है, मैंने यहाँ से लॉन्ग करना है। सबसे पहले अपना वो पॉइंट देखना है कि मुझे किस चीज़ का रिस्क है। कल की क्लास में आपने चीज़ सीखी थी आइडेंटिफाई द रिस्क, और मुझे रिस्क किस चीज़ का है यहाँ पे। मुझे रिस्क इस चीज़ का है कि जी मार्केट ना यहाँ से दोबारा फेक आउट ना कर दे। फेक आउट का मतलब क्या होता है, मतलब कि मार्केट अगेन इसके बिलो क्लोजिंग ना कर दे। अब मैंने क्या किया, मुझे पता लग गया अगर मार्केट इस लाइन के बिलो अगेन क्लोजिंग कर देगी ना, तो मेरा यहाँ पे रिस्क फैक्टर ऑन हो जाएगा, मैंने इस चीज़ से बचना है। उस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करूँगा, अपना एसएल का सोचूंगा। मैंने एसएल कहाँ पे लगाना है उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप देख सकते हो। मैं एसएल देख लेता हूँ कुछ भी कि जी मैंने इसके बिलो एसएल लगा देना है। अब जो मैंने एसएल सोच लिया, मैंने तकरीबन ये जोन पे एसएल मार्क करना है। मैंने सोचना है कि जी मैंने टीपी कहाँ तक लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं सोचता हूँ कि जी मार्केट कुछ यहाँ से अगर ब्रेकआउट करेगी तो कुछ ये वाले जोन पे चले जाएगी। आपने खुद अपने बिहाफ पे एनालाइज करना होता है कि मार्केट ने कहाँ तक जाना है, कुछ खुद इस तरह से नहीं मार्क कर देना जिस तरह मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने टीपी मार्क कर दी अपने, ये आपने एसएल अपना एक किस्म का सोच लिया। अब आपने देखना अपने वॉलेट साइज ओपन करना है, आपकी जो भी एक्सचेंज है, एक्सचेंज ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी लेवरेज देखनी है, लेवरेज सेलेक्ट करनी है, साथ अपना मार्जिन। आपको मार्जिन और लेवरेज के मैंने किस्सा बताया होता है, लेवरेज को मल्टीप्लाई करो अपने मार्जिन से जितने का ट्रेड लगा रहे हो। अगर जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, अगर वो आपके पोर्टफोलियो साइज से ज़्यादा आ रहा हो तो ट्रेड का अपना मार्जिन भी कम करो, लेवरेज भी कम करो। अगर वो उससे कम आ रहा हो या बराबर आ रहा हो तो बेहतरीन है। ठीक हो गया, आपने मार्जिन सेट किया और वहाँ से आपने अपने आप रिट्रेसमेंट देखने है। फॉर एग्जाम्पल मेरी रिट्रेसमेंट बन रही है तकरीबन कुछ 63,000 के आसपास। मैंने यहाँ पे ऑर्डर फिल कर देना, अपना ऑर्डर लगा देना है, मार्केट उस जोन में खुद अपना हाथों से ट्रेड लगा देनी है। ट्रेड लगाने के बाद मैंने क्या किया, अपना एसएल वहाँ पे प्लेस कर दिया। एसएल मेरे कहाँ पे 62,300 पे, 66,000 पे एसएल प्लेस किया। अब वहाँ पे आपने कैलकुलेट, अच्छा उससे पहले भी कर सकते हो आप। मैंने ट्रेड नहीं लगा, मैं सिर्फ मार्जिन अपना देखा मैंने कितना मार्जिन की ट्रेड लगा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रेड लगा रहा हूँ 100 रुपीज़ की। अब मैंने देखना मेरे कितने परसेंट का एसएल आ रहे हैं। मेरे एसएल तकरीबन आ रहे हैं तकरीबन कुछ 1% का। मतलब कि अगर मैं 100 रुपीज़ की ट्रेड लगाता हूँ ना 100 रुपये की, तो मुझे 1 रुपये का यहाँ पे नुकसान होगा, और प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कितने का होगा, तकरीबन कुछ 5 रुपये का। तो आप खुद सोचिए कि जी 1 रुपये का आप रिस्क ले सकते हो। अगर आपकी जेब से 1 रुपया चला जाए तो आपको ये मतलब अफोर्डेबल होगा। अफोर्डेबल होगा तो आप यहाँ से ट्रेड लगा सकते हो। अगर अफोर्डेबल नहीं है तो आपने फ़ौरन वहाँ से मार्केट से आउट हो जाना, आपने ट्रेड नहीं करनी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको भी याद रखना कि हमेशा लॉस को अपना पहले कैलकुलेट करके बैठो। ऐसा ना हो कि जी अब बाद में जाकर अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर रहे हो कि जी इतना मुझे नुकसान होगा, इतना नुकसान मैं ले नहीं सकता। तो इस तरह कंसल्ट जो बाद में आप देखोगे ना तो थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अच्छा, हमारे यहाँ से सारे के सारे जोन किधर गया। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे ज़रा अपना प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के बारे में, तो वाली बात यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई। उससे अगली बात आती है कि जी अपने अकाउंट को मॉनिटर करना। अब चूंकि हम टेक्निकल एनालाइज वाले बंदे हैं, तो मिसाल के तौर के ऊपर मैंने यहाँ से बिटकॉइन को अभी लॉन्ग कर दिया। कौन से जोन से, जो जोन हमने अभी नीचे देखा था, मैंने ये वाले जोन से जो सा ब्रेकआउट मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा था, मैंने यहाँ से क्या किया, बिटकॉइन को लॉन्ग कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा मसला कह रहा है तो हम कोई और चार्ट ओपन कर लेते हैं। मैंने ये ब्रेकआउट के बिटकॉइन यहाँ से लॉन्ग कर दिया। अब लॉन्ग करने के बाद ये नहीं कि जी मैं जाके ऑफलाइन हो जाऊँगा, स्कूल से जाके अपना चिल करूँगा नेटफ्लिक्स पे। हमने क्या करना है, अपने ट्रेड को थोड़ा सा मैनेज करना है खुद अपने बिहाफ के ऊपर। मतलब कि अगर मैंने यहाँ से लॉन्ग का एंट्री पॉइंट लगा दिया ना, तो जब तक मार्केट 1 से 2 क्लोजिंग नहीं करती, मैंने अपने ट्रेड को मॉनिटर करना है। मॉनिटर करने से क्या फ़ायदा होगा, अच्छा मॉनिटर ये नहीं करना है कि आपने चार्ट ओपन करो इसके सामने बैठ गए बुत बन के, इस तरह नहीं। हम टेक्निकल एनालाइज वाले बंदे, हमने किसी का वेट करना होता है क्लोजिंग्स का। अब जिस तरह 2 आवर के टाइम फ्रेम है, मैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे अपना एनालाइज करके ट्रेड ले रहा हूँ। तो अभी मैं अपनी क्लोजिंग देखूंगा तकरीबन 3 बजे वाली, फिर 5 बजे वाली। ये दो क्लोजिंग मुझे देखने पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट तो कर दी है ये वाली। ठीक हो गया। फिर हम देखेंगे किस चीज़ को कि मार्केट यहाँ से आपका फेकआउट ना कर दे। फेकआउट करने से मुराद, अगर मार्केट अगेन इस लाइन के बिलो क्लोजिंग कर देगी ना, तो आपको पता है कि वो वाला आपका फेकआउट कहलाया करता है। फेकआउट हो जाएगा तो आपको पता है अपने किस तरह से इसको मतलब ट्रेड करना होता है।
फेक आउट हो जाएगा, आपने अपना एसएल हिट होने का वेट नहीं करना, आपने फ़ौरन वहाँ पे अपने ट्रेड को क्लोज़ कर देना है। तो इस वजह से आपको 2 से 3 क्लोजिंग का वेट करना पड़ता है। अगर मार्केट ने यहाँ सबसे निकलना होगा ना, तो मार्केट फ़ौरन निकल जाएगी। अगर 2 से 3 क्लोजिंग मार्केट इसी ज़ोन में घूमेगी ना, किसी ज़ोन में घूम रही है या फिर फेक डाउन कर देगी, तो आपको पता लग जाएगा कौन यहाँ सबसे नहीं जा सकता। तो लाज़मी आप 3 के 3 घंटे 4 घंटे आप मॉनिटर पे बैठो। आपने करना है क्या है, सिर्फ जब क्लोजिंग होने वाली हो, मिसाल के तौर पे अभी मैं यहाँ से उठ जाऊँगा अपने पीसी से, और जब क्लोजिंग होने वाली होगी तकरीबन 3 बजे के राउंड अबाउट, मैं अगेन आके पीसी पे वॉच आउट कर लूँगा इसको। अगेन जब 5 बजे वाली क्लोजिंग होने वाली होगी, मैं अगेन इसको आगे वॉच आउट कर लूँगा। हर टाइम पे आपने पीसी पे नहीं बैठना होता। जो मैंने क्लोजिंग्स वाले टाइम हो, सुबह 5 बजे का या रात 5 बजे का, सॉरी शाम 5 बजे वाला, क्योंकि वहाँ पे 12 आवर वाली कैंडल आपकी क्लोज हुआ करती है। उसके अलावा जो ये टाइम्स हुआ करते हैं आपके पास, मेरे ख्याल से 1 बजे वाला, 3 बजे वाला, 5 बजे वाला, ये टाइम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं मार्केट में। तो जो टेक्निकल एनालिसिस वाला बंदा हो, वो इन टाइम पे आके मार्केट में कुछ ना कुछ अपने ट्रेड्स वगैरह फाइंड कर सकता है, जिन पे ब्रेकआउट हो रहा है उनको वॉच कर सकता है, और उनकी रिटेसमेंट वगैरह फाइंड करने के बाद अपनी ट्रेड्स वगैरह बना सकते हो। तो इस तरह से हमने अपना मार्केट में चलना होता है टेक्निकल एनालिसिस वाले बंदों ने। तो खैर इसके बाद बात कर रहे थे अपने चौथे पॉइंट के बारे में कि जी जब प्रॉफिट हो रहा हो, जब मार्केट में आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा हो, तब थोड़ा सा इम्पेशेंस हो जाना, और जब नुकसान हो रहा हो तब थोड़ा सा पेशेंट हो जाना। जब इंसान देखते हैं कि जी मेरा नुकसान हो रहा है, इंसान कहता है कि मैंने यहाँ पे बुकिंग तो करना नहीं है, प्रॉफिट बुक तो करना नहीं है, सॉरी लॉस तो बुक करना नहीं है, मैंने यहाँ पे होल्ड ही करना है, मार्केट अभी अपसाइड आएगी, अभी अपसाइड आएगी, इंसान बिल्कुल मुतमईन होकर ना बैठ जाता है। बहरहाल जब प्रॉफिट हो रहा हो तो वो फ़ौरन बुकिंग करने वाली करता है, इंसानी फितरत है बेसिकली कि जब प्रॉफिट हो रहा है वो फ़ौरन बुक करेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि जी मार्केट अभी अपसाइड चली जाएगी अगेन, अभी डाउन साइड चली जाएगी अगेन। इसी की एग्जांपल मैं अभी देता हूँ। लड़की कल के तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज आता है कि सुफियान है मेरी ये ट्रेड्स निकलवा दो। जी उस भाई साहब की ट्रेड्स थी, $4 उसने यहाँ पे फंड्स था, और नुकसान कितना उठा रहा है, $230 का। $4 के बदले में उसने रिस्क यहाँ पे कितने का ले लिया, $230 का। ठीक हो गया। नीचे वाली ट्रेड को देखो, $20 का पोर्टफोलियो है, $20 उसका ट्रेड साइज है, और उसने कितने मतलब नुकसान में भी $400 के राउंड अबाउट। ओवरऑल इसका वॉलेट साइज मेरे ख्याल से कोई $1000 के राउंड अबाउट था, और फिलहाल इसका -800 वॉलेट जो है वो तकरीबन लॉस में चल रहा है। तो खैर इस बंदे की बात बाद में करेंगे, इनकी ट्रेड्स वगैरह रिकवर हो गई या नहीं, उनकी अपडेट्स आपको चैनल में कर दूंगा। बकाया मज़ीद सिर्फ इतना है कि जी प्रॉफिट में कभी ये वाला काम नहीं करना है कि प्रॉफिट जैसे आप देखो फ़ौरन वहाँ से बुकिंग करने वाली करो। प्रॉफिट में हमेशा आपने होल्ड करना है, नुकसान जब हो रहा हो तब आपने थोड़ा सा एक्टिव रहना मार्केट में अपने ट्रेड को क्लोज करने के लिए। और इस बारे में अगर आप अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहो कि जी किस तरह से आप इसमें ट्रेन हो सकते हो, उसका सिंपल से मैं लड़कों को जुगाड़ बताया करता हूँ कि अपना अकाउंट में या वॉलेट में $50 तक अपना ट्रांसफ़र करो, और उनके ऊपर बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से, बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड स्टार्ट करो, और बिल्कुल अपने टीपी तक होल्ड करो, अपने एसएल तक होल्ड करो। जब तक एसएल ना लगे, जब तक टीपी ना लगे, आपने ट्रेड को क्लोज नहीं करना। इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, थोड़ा सा मार्केट में आपको टाइम होगा, 2 से 3 महीने लगेंगे, इस वाली हरकत आप में ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं ज़रा स्पोर्ट ट्रेडिंग के हवाले से कि स्पोर्ट ट्रेडिंग में अपने कौन से पॉइंट्स को सामने रखना होता है। सबसे पहला पॉइंट कि जी कभी भी एक कॉइन में सारे के सारे पैसे नहीं डालना। कभी कभी हम गलती क्या कर देते हैं, हमें नए कॉइन देखा तकरीबन इथेरियम, और हमें अच्छा लग गया, हमने सारे के सारे अपना पोर्टफोलियो उसी में डाल दिया कि जी हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इस तरह से आप अपना नुकसान कर बैठते हो। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सीफाई करना होता है। मैं क्या करूँगा, मैं अपना $10 का अपना तकरीबन इथेरियम बाय करूँगा, $10 की जगह बिटकॉइन बाय करूँगा, $10 का सोलाना बाय करूँगा। इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सीफाई कर दूंगा। हर कोई अपने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट डाल दूंगा, और फिर भी अपना 50 से लेकर 60% जो पोर्टफोलियो होगा वो अपना बैकअप पे रखूंगा, ताकि अगर मार्केट वहाँ से डंप कर भी जाएगी ना, तो अपना डीसीए कर सकूँ। अगर सारे के सारे पोर्टफोलियो डालना है तो थोड़ा सा एसएल के साथ चलोगे। अगर एसएल के साथ भी चलोगे ना, तो आपका क्या होगा, अपने सारे का सारा अमाउंट अपना जो भी किसी को बाइंग कर ले, और क्या होता है बिटकॉइन वहाँ से डाउन साइड आ जाता है। बिटकॉइन डाउन साइड आएगा, क्या होगा, आपके सारे के सारे कॉइन्स पे एसएल हिट हो जाएगा। सब कॉइन्स पे एसएल हिट होगा तो आपका पोर्टफोलियो साइज वैसे 10 से 20% डाउन आ जाएगा। तो बेहतरीन चीज़ क्या होती है कि अपना पोर्टफोलियो का 30-40% हमेशा यूज़ में रखा करो। बकाया 50% हो गया, 60% हो गया, हमेशा बैकअप पे रखा करो, ताकि डीसीए कर सको, एसएल वगैरह को मैनेज कर सको। तो इसलिए 50-60% अपना पोर्टफोलियो साइज बैकअप पे रखना लाजमी होता है। उसके बाद बात आती है कि जी एसएल यूज़ करना। एसएल ट्रेडिंग में, स्पोर्ट ट्रेडिंग में यूज़ करना वाजिबुल फ़र्ज़ है। ये नहीं कि जी स्पोर्ट ट्रेडिंग में तो एसएल यूज़ नहीं करना। कभी कभार मैं बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, जब इनकी बाइंग करता हूँ मैं बीच में एसएल यूज़ नहीं किया करता। वजह क्या है, क्योंकि इनको मैं अपना खुद ही ट्रेड करके कर सकता हूँ। कभी कभार क्या होता है, अभी की बात करोगे इथेरियम की, मेरी बाइंग वगैरह थोड़ी सी मतलब ख़राब हो गई थी, उसके बाद मैंने रिकवर कर लिया। रिकवर किस तरह से किया मैंने, जिस तरह कोइन आपके पास बीडीसी इथेरियम। अब क्या होता है, कभी कभार हमारे पास इथेरियम की जो बाइंग हो थोड़ी सी स्ट्रक हो जाए, मैंने इथेरियम रख के अपना बिटकॉइन को शॉर्ट कर दिया। ठीक हो गया, बात थोड़ी सी एक टेक्निकल हो सकती है। इसके वजह जिस तरह आप बीटीसी यूएसडीटी करते हो ना, तो यहाँ पे मैंने जिस तरह आप यूएसडीटी देके बिटकॉइन को शॉर्ट करते हो, मैंने यहाँ पे इथेरियम देके जो मेरे पास बाइंग ऑलरेडी पड़ी हुई थी, मैंने बीटीसी को शॉर्ट कर दिया। जब इथेरियम डाउन आ रहा था, बीटीसी डाउन आ रहा था, मेरा वहाँ पे जो मेरा लॉस चल रहा था एट द टाइम,
वो फ्यूचर में रिकवर हो गया। तो इस तरह आप कभी कभार चल लिया करता हूँ मैं। अगर आपको इस तरह से अगर ट्रेड करना आती है तो आप इस तरह से चल सकते हो। अदरवाइज सिंपल सा हल है कि ऐसे यूज़ करो, मार्केट से बचे रहोगे। अगर इस तरह जाओगे जी मैंने ऐसा यूज़ नहीं करना, फिर वही होता है होल्ड इज गोल्ड वाला, आपको मंजन देने के बाद कोई आवाम नजर भी नहीं आएगी, जो से कौन से उन्होंने बाय करवाए हुए उनके बारे में बात भी नहीं होगी। तो खैर उसके बाद बात आती है कि जी प्रॉफिट में होल्ड करना, वही जो हमने फ्यूचर ट्रेडिंग में बात की थी। तो हमेशा प्रॉफिट में होल्ड किया करो, सेल करने वाली नहीं किया करो। पर ये ऐसा भी नहीं है कि जी प्रॉफिट और आपने बुक ही नहीं करना, हमेशा थोड़ा सा बुक कर लो। अगर आपने $100 की बाइंग की हुई थी और आपको $100 का ही तकरीबन प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ पे बुकिंग कर सकते हो कुछ ना कुछ। उसके बाद बात आती है कि जी हमेशा डीसीए किया करो जब मार्केट 30 से 40% अप हो जाए। अब वो तो डीसीए करने वाला लफ्ज ही भूल जाओ, एसएल यूज़ करो। और अगर फिर भी किसी को कुछ ज़्यादा शौक हो कि जी मैंने एसएल नहीं लगाना, तो उसके लिए कि जी 30 से 40% डंप होने के बाद मार्केट के फिर आपने डीसीए करना है। ये नहीं कि मार्केट 2% डंप हुई आपने डीसीए करते हैं, दोबारा 2% डंप हुई आपने डीसीए करते हो, ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो ये कुछ आपके पास मेन टिप्स हैं फ्यूचर ट्रेड की और स्पॉट ट्रेड की। इनको अगर आप फॉलो करोगे मार्केट में कुछ ना कुछ मजीद बेहतरी आपकी आ सकती है। इसके बाद मैं बात कर रहा तो कुछ अपने पर्सनल टिप्स के ऊपर, जो एक मैं आपको खुद अपने बिहाफ के ऊपर देना चाहूँगा, जिनको फॉलो करके कुछ ना कुछ मजीद प्रॉफिट बना सकते हो। तो ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ मैंने यहाँ पे कि जी हमेशा अपने प्रॉफिट्स को विड्रॉ करो। अब जो ये पॉइंट्स है ना, ये थोड़े से मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुए मार्केट में। कभी कभार हम क्या करते हैं, जो भी हमने बाइंग किया होगा ना उसको कभी विड्रॉ नहीं करेंगे। हमने अगर $100 का पोर्टफोलियो साइज अपना मार्केट में लेके आए थे, मुझे $150 तक का मेरा पोर्टफोलियो चला गया, मैं उसी अमाउंट को लेकर अपना ट्रेड करता रहूँगा, मैंने बाहर नहीं निकालने। जो पैसा मार्केट में लेके आया हूँ उसको बाहर निकालना मजबूर फ़र्ज़ है। ये एक बेहतरीन चीज़ है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है, जो मैंने एक मार्केट के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है हमारे वकार जगह, उस भाई साहब से सीखी थी। ये चीज़ उसकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, जो इस तरह के मशवरे दिया करता है। हमेशा जो आपको प्रॉफिट है उसको विड्रॉ करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि कभी इन्वेस्ट री इन्वेस्ट वाला चक्कर नहीं हुआ करता। आपने जितना प्रॉफिट बनाया उसको बाहर निकालो, खाओ पियो, कभी उसको दोबारा मार्केट के अंदर नहीं डालो। क्यों, कभी कभार मार्केट आपको धोखा दे सकते हैं, जब धोखा देगी तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो भी जाएगा। जब आपका वॉलेट साइज रिकवर हो जाए ना, जितना आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उसके बाद जितना मर्जी अपना प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते रहो, मसला नहीं है। भले जब आप न्यू हो तो कभी भी री इन्वेस्टमेंट नहीं किया करो। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जी पम्प कॉइन्स होगा, डंप कॉइन्स होगा, उनसे अवॉइड किया करो। क्योंकि मार्केट में बड़ा एक प्यारा सा कॉल है कि जी जो पम्प कॉइन होगा उसने डाउन साइड आना ही आना है, जो डंप कॉइन है उसने अपसाइड जाना ही जाना है। जिस तरह कोई भी बंदा आकर ओपन करेगा, टॉप गेनर्स ओपन करेगा, जो कॉइन भी उसको टॉप पे नजर आ रहा होगा ना उसको शॉर्ट करके बैठ जाएगा। जिस तरह कॉइन आपके सामने था, कॉइन आपके पास सुबह से टॉप गेनर के अंदर मौजूद था, इसके पता नहीं कितने बंदों ने शॉर्ट किया हुआ होगा। यहाँ से जो मार्केट यहाँ से अचानक पंप हुई थी, तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 13 से 14% पंप हुए। हर बंदा यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा हुआ होगा, जो मार्केट ने अचानक यहाँ से पंप दिया। हालांकि बिटकॉइन उस साइड पे, उस जोन पे तकरीबन मेरे ख्याल से साइडवेज था जब इसने यहाँ से पंप दिया। ये अकेला क्यों मौके का ऑलरेडी टॉप गेनर्स के अंदर मौजूद था, मार्केट में लोगों को ट्रैप करने के लिए इसने यहाँ से अपसाइड चला गया। तो कभी भी पंप कॉइन से और जो डंप कॉइन्स हों उन दोनों से अवॉइड किया करो, मार्केट में बहुत बेहतरी में रह जाओगे। चौथा पॉइंट कि हमेशा अपनी मर्जी के कॉइन्स यूज़ करो। जिस तरह मैं हूँ तो मैं ज़्यादातर बिटकॉइन पे ट्रेड कर रहा होता हूँ, इथेरियम पे, सोलाना पे, नियर पे। ये 3 से 4 कॉइन्स हैं जो मेरे फेवरेट हैं। मैं इन कॉइन्स के अलावा कभी कभार, बहुत कम, कभी ना कभी आर्ट्स पे जाया करता हूँ। अदरवाइज मैं महीनों इन्हीं पे ट्रेड कर रहा होता हूँ। तो हमेशा अपने हिसाब से जो कॉइन आपको पसंदीदा लगे उनको आप ट्रेड कर सकते हो। पांचवा पॉइंट कि कभी मार्केट के साथ फाइट नहीं करनी। जब आप मार्केट के साथ फाइट करोगे तो मार्केट आपके साथ कुछ, मतलब आपको कुछ बचेगा ही नहीं। मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। हम तो बेचारे छोटे मोटे से एक ट्रेडर बैठे हुए हैं, हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना रहे हैं। और जो पीछे बैठे हुए हैं, जो इसको मतलब एक चलाने वाले बैठे हुए हैं ना, जो एक्सचेंजेस चलाने वाले बैठे हुए हैं, उनका तो सुबह से लेकर रात तक का काम ही यही है कि जी लोगों को ट्रैप करना, लोगों का प्रॉफिट नहीं होने देना, लोगों को लॉस करवाना, लोगों की लिक्विडेशंस करवाना। तो जिस वजह से थोड़ा सा मार्केट से फाइट करने से अवॉइड किया करो। मतलब क्या कि जी ज़बरदस्ती मार्केट से प्रॉफिट लेने नहीं जाना। प्यार मोहब्बत से प्रॉफिट लोगे बेहतरीन है, जब ज़बरदस्ती प्रॉफिट लेने जाओगे थोड़ा सा नुकसान उठा सकते हो। इसके बाद आपके पास पॉइंट आता है अवॉइड फोमो और फर्ड। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारी चीज़ है कि जी कभी भी फोमो से और फर्ड से बचना है। फोमो आपके पास किस चीज़ को कहा जाता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट किसको कह सकते हो कि जी मिसाल के तौर पे मैंने किसी कॉइन में बाइंग करनी थी और उसका जोन जो आ रहा है तकरीबन 10 से 20% डाउन साइड आ रहा है। बहर मैं देखता हूँ कि जी मुझे अंदर से फील आती है कि जी मार्केट में बुल रन शुरू होने वाला है और मेरा ये कॉइन बाइंग से रह जाएगा। जो इस तरह के सिनेरियो आ जाते हैं कि जी फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये वाली चीज़ भी आपको नुकसान दे सकती है। जिस तरह यहाँ पे देखोगे, मैंने देखा अभी कॉइन डाउन साइड आ रहा है, मुझे यहाँ पे फील आती है कि जी इस कॉइन ने मजीद यहाँ पे आना है। मैंने क्या देखा, डबल टॉप बना हुआ है, कॉइन ने कहाँ तक आना है, तकरीबन इसका टारगेट्स बन रहे हैं, कुछ ये वाले जोन तक इसने आना है। मुझे लगता है कि यहाँ से इसने रिटेसमेंट देने जाना है, इसने डायरेक्ट डंप हो जाना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट आ गई।
कि मुझे डर लग रहा है कि मेरी ट्रेड जो मिस हो जाएगी। जब इस तरह की बात आ जाएगी, आप क्या करोगे, चलती हुई ट्रेड में यहीं से शॉर्ट कर दूंगा, इस तरह करोगे तो मार्केट से ज़्यादा नुकसान उठा बैठोगे। तो इस चीज़ से भी हमेशा मार्केट में बचना है, कभी भी जोन के अलावा ट्रेड नहीं करनी। वही चीज़ डिसिप्लिन का लफ्ज़ आपको बताया हुआ है, डिसिप्लिन जब तक नहीं होगा तब तक प्रॉफिट बनाने में मुश्किल होगी आपको। दूसरी चीज़ रिस्पेक्ट टू एनालाइज, बहुत प्यारी चीज़ है, मेरे लिए तो बहुत बेहतरीन पॉइंट है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम यहाँ पे कम्युनिटी को कुछ ना कुछ अपडेट दे देते हैं और पीछे से हमें लड़कों के मैसेज आते हैं कि जी फलाने यूट्यूबर ने कह दिया, फलाने इन्फ्लुएंसर ने यही कह दिया कि मार्केट ने अपसाइड जाना है, मार्केट ने डाउन साइड आना है। आपने अपोजिट अपनी डायरेक्शन बता दिया। कभी कभार क्या होता है, मार्केट हमें रिस्पेक्ट दे भी देती है, कभी कभार क्या होता है, मार्केट हमें नुकसान भी दे देती है, उसके अपोजिट भी चली जाती है, उनके फेवर में चली जाती है। बहरहाल हमने किसी को देख के अपनी ट्रेड नहीं बदलनी। जो मेरा एनालाइज है मेरे लिए वही बेहतरीन है। चाहे मुझे सतोशी नाकामोटो के कह देगा नहीं कि भी बिटकॉइन अपसाइड जाना है, इसको अपनी जो शॉर्ट की ट्रेड है उसको क्लोज कर दो, मैं शॉर्ट क्लोज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब मेरा एनालाइज है, मेरा एनालाइज अगर गलत होगा तो मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, मुझे पता लग जाएगा मैंने क्या गलती की है। अगर मैं अपने जो मेरा टी है उसी को रिस्पेक्ट नहीं दूंगा तो मार्केट उसे क्या इज्जत देगी? सबसे पहले खुद अपने एनालाइज को इज्जत दोगे, फिर मार्केट कुछ ना कुछ उसे इज्जत देगी। तो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। तीसरा पॉइंट है कि जी मार्केट से थोड़ा सा रेस्ट लिया करो। कभी कभार हम क्या करते हैं, 24 के 24 घंटे पीछे बैठ जाते हैं, थोड़ा सा माइंड आपका सर दर्द करने लग जाएगा, थोड़ा सा आपके मतलब अजीब सी वाइब्स आएंगी जिस वजह से आप थोड़ा सा मार्केट में नुकसान उठा सकते हो। आखिरी पॉइंट, कैसे यूज़ किया करो और पोजीशन साइजिंग जो है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया करो। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिन पर अगर आप फोकस रखोगे मार्केट से बहुत कुछ बना के चले जाओगे। अच्छा, एक और बात मुझे याद आई कि जी हमारे लोगों का कंसेप्ट है कि क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, क्रिप्टो मार्केट में अंधाधुंध पैसा है। तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं, क्रिप्टो मार्केट में पैसा बहुत है। बहरहाल ऐसा नहीं है कि जी आप सोचोगे मतलब करोड़पति बन के निकलोगे। पैसा सिर्फ इसमें इतना है कि जी कुछ ना कुछ आप चल सकते हो। पोर्टफोलियो साइज पे डिपेंड करता है। अगर आपका लाखों डॉलर का पोर्टफोलियो है तो लाखों बना सकते हो, अगर आपका हज़ार डॉलर का पोर्टफोलियो है तो आप हज़ारों बना सकते हो। पर ऐसा नहीं कि जी अच्छा इस तरह से आप समझ सकते हो। अब लास्ट में नहीं कि क्रिप्टो में प्रॉफिट है, अगर मेरे पास 10 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट है ना, अगर मैं 10 लाख डॉलर अपना मार्केट में डालता हूँ और महीने का अपना मैं तकरीबन बना लेता हूँ 1% या 10% बना लेता हूँ, महीने का 10% कितना बनेगा, तकरीबन 1 लाख डॉलर। अगर वही मैं 10 लाख डॉलर का अपना किसी और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने कोई अपना सुपर मार्केट में कोई स्टोर ओपन कर लिया, अगर मैं कोई स्टोर ओपन करूंगा तो मुझे महीने का रेवेन्यू इतना आ जाएगा, तकरीबन 1 से लाख डॉलर का तक का रेवेन्यू आ जाएगा। तो मार्केट कोई भी हो, पैसा आप हर जगह बना सकते हो। क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ आपको एक चूरन दिया गया है जी क्रिप्टो मार्केट बहुत आसान है, क्रिप्टो में तो करोड़पति बन के निकलोगे। सबसे पहले इस बात को जहन से निकालो, क्रिप्टो मार्केट कोई हलवा नहीं है कि आप सुबह इसमें बैठोगे रात को अंबानी बन के निकलोगे। इतना आसान इससे पैसा बनाना नहीं है। भरे पैसा बनाना आसान भी है। सामने मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे एक लड़के का नाम याद आ गया, टकाशी गोटे का वो एक लड़का था, जैपनीज ट्रेडर। और उस बंदे की मैं ट्रेडिंग हिस्ट्री देख के हैरान होता हुआ करता हूँ। उस बंदे ने मेरे ख्याल से 13,000 डॉलर को 13,000 डॉलर को उसने कितने में कन्वर्ट किया हुआ है, 153 मिलियन डॉलर। आप चीज़ चेक करो, 153 मिलियन डॉलर को उसने कन्वर्ट किया हुआ है, तकरीबन 13,600 डॉलर को उसने कितने में कन्वर्ट कर दिया, 153 मिलियन डॉलर में। जितनी किसी मुल्क की जीडीपी हुआ करती है। कितने सालों में? 8 सालों में। कितने साल की उम्र में? 17 सालों की उम्र में। तो मार्केट में प्रॉफिट लाजमी तौर पर बन सकता है। पर इस तरह नहीं कि जी बैठोगे आप रात को सुबह अंबानी बन के निकलोगे। सालों लग जाते हैं बंदे को कंसिस्टेंटली मतलब प्रॉफिट बनाने के लिए, कंसिस्टेंट होने में। हमेशा क्या करता हूँ, जब आप एक रेगुलर हो जाओगे मार्केट से प्रॉफिट कभी ना कभी बनने के काबिल हो जाओगे। पहले दिन ही सोचो कि मैंने पहले दिन कोई वीडियो देखी है मेरे पहले दिन ही प्रॉफिट बने, वो थोड़ी सी गलत चीज़ है। तो बात दिखाने वाली ऐसी है कि अच्छा मजे की बात मुझे याद आई, इस लड़के के जरा मैं प्रीमियम ग्रुप सर्च करता हूँ कि जी इस बंदे का कोई प्रीमियम ग्रुप है कि नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में हमारे हर जगह एक ही चीज़ होती है कि मार्केट से प्रॉफिट नहीं बन रहा तो हमने क्या करना है, प्रीमियम ग्रुप बना लेना है, पेड कोर्सेज चलाने लग जाना है। तो यार ये इतना बड़ा बंदा था जो आपके पास प्रकाशी गोटे का है, तो इस बंदे ने अपना प्रीमियम ग्रुप क्यों नहीं बनाया? जिस बंदे ने 13,000 डॉलर को 153 मिलियन डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, तो अगर ये प्रीमियम बना लेता तो इसका कितना चल जाता। पर इसके तरह मैं सर्च तो करूँ इसने कोई प्रीमियम बनाया कि नहीं, इसका हमारे सामने कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब उसने मार्केट से पैसा बनाया। जो आपके यहाँ पे इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं ना, वो आपसे पैसा बना रहे हैं। तो खैर ये हमारा टॉपिक तो नहीं है, फिर भी आपको एक बात बता दे, टिप्स दे दी कि जी कभी भी प्रीमियम ग्रुप से अवॉइड करना है और कोर्सेज वगैरह बाय करने से अवॉइड करना है, बहुत बेहतरी में रह जाओगे। और कुछ यही हमारे आज के टॉपिक्स वगैरह थे। यहीं पे आके आपकी तकरीबन 4 पैटर्न्स की रिस्क मैनेजमेंट की सीरीज़ अपने अख्ताम को पहुंचती है। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी अगले किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।